नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कांदराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे या हाल ही में चर्चा में या विवादास्पद एक ऐसी व्यवस्था की मांग या बहुत बड़ा मैं ये कहूँ कि मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विचार कर रही है अभी, और लगातार अखबारों के अंदर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। कई हमारी सांस्कृतिक संगठन जो हैं वो भी इस मामले पर विरोध कर रहे हैं, और ऐसा एक मामला है समलैंगिकता का मामला, होमोसेक्सुअलिटी का मामला। बहुत ही सही दृष्टिकोण से यदि अपने को देखना पड़ेगा इस मामले को, और तटस्थता के साथ देखना पड़ेगा, अपने आप को अलग, अपने विचारों, अपने पूर्वाग्रहों से अलग होकर यदि हम इस मामले को देखें तो बहुत सारी चीज़ें सही भी लगेगी और गलत भी लगेगी। और मेरा ये मानना है कि आदमी, व्यक्ति जो है वो बुद्धिजीवी होता है, और जब बुद्धिजीवी व्यक्ति की अपन बात करते हैं तो क्लियर बात है हम उदारवादी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे होते हैं। और आज के युग में इन बातों को नकारा तो कहीं जा सकता नहीं है। जब मैं आपसे नारीवाद की बात कर रहा था उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि जो रेडिकल कल्चरल ह्यूमनिस्ट है, या ये कहूं कि रेडिकल कल्चरल जो फेमिनिस्ट है, नारीवाद में फेमिनिस्ट है, वो फेमिनिस्ट ये मानते हैं एक बात को कि हेटेरोसेक्सुअलिटी जो है वो वास्तव में पुरुष वर्चस्व को स्थापित करने का एक तरीका है। ये बात के मैं सपोर्ट कहीं नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं केवल एक नॉर्मल बात आपसे कह रहा हूं, यानी वो है लेस्बियन को सपोर्ट कर रहे हैं, समलैंगिकता को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये रेडिकल सोच जो है वो इसको समर्थन दे रही है। वो महिला को अपने सेक्स पर पूरा राइट, वो एक अपने अधिकारों की मांग का आंदोलन है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अपन यहाँ लाकर मिक्स तो नहीं करेंगे। मगर मैंने जब वो बात कह रहा था, आपको क्लास के अंदर बात पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं होमोसेक्सुअलिटी पर भी एक बात आपसे एक लेक्चर लूंगा, एक बात करूंगा कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है और ये क्यों चर्चा में है, और सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में इस पर क्यों विचार चल रहा है। ये समझने की बात है, क्यों कई लोग तो इस मुद्दे को ही नहीं समझ पाए। रियलिटी है, कई तो ये समझ रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को वेद है का वेद है। किसने वेद अवेद है, वो तो वेद ही है, वो तो हम 2018 में मान चुके हैं। अब जो मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो होमोसेक्सुअल है उन लोगों को आपस में मैरिज जो है वो वैलिड है या नहीं है, और वो मैरिज जो है उसको कानूनी मान्यता है कि नहीं, वो कानूनन मैरिज मानी जाए या नहीं मानी जाए। क्योंकि मैरिज जो है वो कंप्लीटली एक सोशल और इसके साथ एक राइट के साथ में जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मामला है विवाह, मैरिज। और आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं एक सिंपल सी बात जनरली जो हमें समझना चाहिए कि हेटेरोसेक्सुअल कौन होते हैं और होमोसेक्सुअल कौन होते हैं। हेटेरोसेक्सुअल हम सब जैसे नॉर्मल जो है, एबनॉर्मल कुछ नहीं होता है। जैसे मेल टू फीमेल रिलेशन या फीमेल से मेल के रिलेशंस जो हैं या अट्रैक्शन जो है, वो अट्रैक्शन एक प्रकार का हेटेरोसेक्सुअलिटी है। ये नेचुरल है, भगवान ने पुरुष को और स्त्री को ऐसा बनाया है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और इससे प्रजनन, परिवार व्यवस्था, दुनिया चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अट्रैक्शन ही वो चीज है जो दुनिया में आज भी जो ये हम देख रहे हैं, जितना भी कबाड़ा, ये इसके पीछे जो है वो ये सब कुछ है, चाहे मैं हूं या आप हैं।
हमारा अस्तित्व इसलिए है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी है। सामान्य बात है, ये ज्यादातर बहुमत में ये ऐसा ही है। पर जब अधिकार की बात आती है तब हम अधिकार केवल मेजॉरिटी के हाथ में हथियार नहीं पकड़ा सकते कि भाई ये जैसे है वैसे सब हो जाओ। भले एक आदमी है, उसको भी अपना अधिकार है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है। होमोसेक्सुअलिटी बात करने में भी अपने आप में एक शर्म सी फील होती है। लगता ऐसे है कि ये भी कोई होता होगा, यानी मेल टू मेल रिलेशन, फीमेल टू फीमेल रिलेशन। केवल ये इतना ही नहीं है, यदि इनको कैटेगराइज किया जाए तो इसकी 72 कैटेगरी बनती है। आपको बड़ा अजीबोगरीब लगता होगा, मैं कुछ की बात अभी करूंगा, मगर इससे पहले कुछ चीजें जो मेरा इस सोच में है, मेरे दिमाग में है, जो हम समझने की कोशिश करें, वो क्या है। एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज के अंदर वास्तव में जो सोशल मोरालिटी है वो क्या है। दूसरा, हमें जो बड़ा संघर्ष है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और तीसरा मैं आपसे बात करूंगा विक्टोरियन मोरालिटी। ये तीनों बात अपने को होमो और हेटेरो के संदर्भ में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेचुरली सिस्टम ये है, ये जिसको मानते हैं वो हेटेरो को मानते हैं। अर्थात मेल टू फीमेल और फीमेल से मेल का रिलेशंस जो हैं, ये रिलेशन, ये अट्रैक्शन, ये ओरिएंटेशन इज कंप्लीटली नेचुरल। हम ये मानते हैं, हमारा स्वभावगत ये मानते हैं कि भाई आदमी से महिला के बीच, महिला का आदमी के बीच का जो रिलेशन है, देखो इसमें अट्रैक्शन जो है, ये अट्रैक्शन जो कंप्लीटली एक शब्द यूज किया जाता है, अट्रैक्शन जो है, ये अट्रैक्शन वास्तव में देखा जाए तो मैं आपको बता दूं एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, स्पष्ट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बाद में यदि अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये फिजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मगर पहली जो प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकल है। अट्रैक्शन अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि महिला को देख के पुरुष अट्रैक्ट हो जाता है, पुरुष को देख कर महिला अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो जाता है तो हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे माँ, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी जाति की बहन, ये क्या है, ये अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता। अट्रैक्शन जब होता है जब दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये मेंटल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है कि भाई लड़की देखी और लड़का देखा अट्रैक्ट हो गए। नो नो नो, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता तो कोई बहन भाई के प्रति अट्रैक्ट हो जाता, माँ बेटे के प्रति, बेटा माँ के प्रति, कितनी एक असभ्य व्यवस्था स्थापित हो जाती। कुछ ऐसी कल्चर, कुछ ऐसे मतलब हमारा सिस्टम सोशल, हमारी कल्चर है जो हमारे साइकोलॉजी को प्रभावित करती है। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर भाई कल्चर कर रही है जातियां। देखो जैसे इस्लाम में कई, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी मुझे जानकारी है कि वो अपने काका की लड़की से शादी कर लेते हैं और ये उनमें कहा जाता है काके की धीन लागे की, तो उनका अट्रैक्शन उसके प्रति हो जाता है। मगर हिंदुओं में नहीं होता। फर्क क्या है? कल्चरल गैप है।
इसलिए हमारे तो ये है कि भाई जाति की भी कोई मिल जाए और कोई कह दे कि मैं पूनिया हूं और वो सामने वाले के मैं पूनिया हूं, तो उसके प्रति जो भाव आता है वो ये आता है, ये बहन है मेरी। फिजिकल अट्रैक्शन आपका नहीं हो सकता उसमें, आप उसके प्रति वो सोच नहीं रखते। कैसे? हाँ, एक वो माँ का अट्रैक्शन अलग बात है, बहन का अट्रैक्शन सबके प्रति होता है, मगर उसका अलग भाव, वो तो गाय बकरी के प्रति होता है। मगर हम कह रहे हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है ये नहीं होता। पर एक बात, दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, संविधान कुछ फंडामेंटल राइट है हमने दिए हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, और अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो राइट हैं वो है विद्यार्थियों राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये राइट ट्राइंगल कहलाता है। ये इतने महत्वपूर्ण राइट है, मैं आपको बता दूं, जो हर व्यक्ति के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए। इक्विलिटी का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। एज ए सिटीजन 19 आता है, आप जानते हैं, एज ए सिटीजन के लिए है, ये व्यक्ति के लिए है। इसमें कानूनी व्यक्ति शामिल है, इसमें कानूनी व्यक्ति शामिल नहीं है। ये फर्क थोड़ा बहुत, वो बात अलग है, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं। स्वतंत्रता, समानता और जीवन का अधिकार अपना अधिकार है, और ये इसके लिए हमने इसके लिए गारंटी दे रखी है, और गारंटी जो हमने दी है वो आर्टिकल 32 में दी है। मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं, है ना, सामान्य व्यक्ति की तरह आपको ये समझना है। ऐसा नहीं है आप ये समझने लग जाए कि साहब ये तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट देता है और उसकी गारंटी देता है, और गारंटी भी इतनी ऊंची देता है हमारे देश के अंदर कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गारंटी सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में गारंटी नहीं है। हाई कोर्ट में जाने का अधिकार मांग सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, ये बात अलग है, पर 226 में जाते हैं, वो आपका राइट नहीं है। रेमेडीज का राइट नहीं है, रेमेडीज मिल सकती है, रेमेडीज दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे रेमेडीज देनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकता। सुनवाई आपका अधिकार है, आपको सुना जाएगा, आपके अधिकार दिए जाएंगे यदि उल्लंघन हुआ है तो। ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम संविधानों का अधिकारों का गारंटर कहते हैं, हाई कोर्ट को अधिकारों का गारंटर नहीं कहते, दे सकता है, ये बात अलग बात है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इंडियन पेनल कोड में इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। हेटेरोसेक्सुअलिटी लॉ में भी बहुत सीरी से वैलिड है, जहां भी है, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, विशेष विवाह अधिनियम है, चाहे 2013 के ये जो अपने नरेगा कानून है वगैरह है, जो भी आप देखेंगे उन कानूनों में मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल की बात है। परिवार की मुखिया फीमेल होगी, मेल होगी, ये बात हर जगह आपको, बहुत सारे कंपनी एक्ट में देख लीजिए, सभी कानूनों के अंदर मेल और फीमेल के संदर्भ में ही कानूनों को परिभाषित किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपराधिक कानून संहिता जो हमारी बनी, जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले द्वारा 1860 में तैयार की गई, उसको हम इंडियन जो पेनल कोड कहते हैं। इस इंडियन पेनल कोड के अंदर, ये कोड है, एक्ट नहीं है, कोड का मतलब समझ के संहिताबद्ध है, हमारे यहाँ के और वेस्टर्न जो लॉज थे उनको कोडिफाई किया गया, एक कोडिफाई है, एक कोड बनाया गया, और इस कोड को 1860 में तैयार किया गया था, और आप जानते हैं जनवरी 1862 में ये लागू हुआ था। इसका एक सेक्शन है 511 सेक्शन में, एक सेक्शन का नाम है 377। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सीआरपीसी में भी प्रावधान है, मगर मैं आईपीसी की बात करूं, इसमें क्या है, इसमें एक बात है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस की बात, और इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब एक बात मैं यहां थोड़ी सी स्पष्ट करना चाह रहा हूं, एक ये कहता क्या है,
ये कहता है कि यदि कोई भी वॉलेंट्री यानी सहमति से, इच्छा से, अनिच्छा से करे तो वो अलग बात हो जाएगी। यदि कॉर्नल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ नेचर, यदि प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई संभोग क्रिया करता है, इंटरकोर्स करता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, मेल लिख देता हूं या मैन ठीक रहेगा, मैन वुमन एंड एनिमल, तो एक ऑफेंस होगा और वो ऑफेंस के तहत उसे 10 साल की सजा मिलेगी। ठीक बात है, ये 377 कहता है। कहने का मतलब यह है, अननेचुरल का मतलब यह है यहां कि यदि मान लीजिए मेल मेल के साथ कुछ करता है, मेल के साथ करता है, उसको गे बोलते हैं। मेल का मेल से रिलेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल टू मेल जो होता है उसको विद्यार्थियों गे कहा जाता है। यदि कोई गे है, अननेचुरल होगा, क्लियर बात है। फीमेल टू फीमेल है, लेस्बियन होगा, उसको लेस्बियन कहते हैं। फीमेल का फीमेल से रिलेशन, या कोई मेल फीमेल और मेल दोनों से रखता है तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। या कोई ट्रांसजेंडर है, जेंडर चेंज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंजड़ा वगैरह ये भी इसमें ट्रांसजेंडर टीजी में आते हैं, थर्ड जेंडर के रूप में देखते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब कुछ चेंज करता है, जेंडर चेंज करता है, बाई बर्थ कुछ और होता है, बाद में उसकी बॉडी उसमें चेंज हो जाती है। कई बार आपने देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे मेरा ये मानना है कि कुछ सिस्टम चेंज हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मैं हर चीज को मैं वेरीफाइड नहीं करूंगा कि मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, पर मैंने देखा है कि बच्चे में, हम घरों में भी देखते हैं कई बार, बहुत मैं अच्छी तरीके से देखता हूं, तो बेटी को बेटे के नाम से पुकारना, बेटी को बेटे की तरह रखना, या बेटी को बेटे की तरह, या बेटे को बेटी की तरह, वो अपना अट्रैक्शन वो ऐसा कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या है, उस नाम से पुकारने के बाद वो लड़कों द्वारा लड़कियों की तरह डांस करना, फिर कपड़े पहनना, उस तरह से लटके झटके करना, धीरे धीरे वो फेशियल कराना सीख जाते हैं, करते हैं। फिर वो एक प्रकार का उनका जो है ना हार्मोन्स, क्योंकि देखो हार्मोन्स वगैरह ये मेंटल है, मैंने आपको साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको कोई आपका ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फिजिकली होता है। ठीक है, ये आपका जैसे साइकोलॉजी काम करेगी, हार्मोन्स वैसे एक्टिव होंगे। अब आप वैसे करते हैं एक लड़की की तरह, तो धीरे धीरे क्या है कि चलने का स्टाइल भी लड़की की तरह, फिर वो चलता है नहीं, इसे मटक मटक के चलते हैं, आप देखा होगा। ये लड़कों की तरह हेयर स्टाइल रख के ऐसे रहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे जनरली मैं नहीं कह रहा हूं सब में हार्मोन्स रहना कोई गलत नहीं है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है, पर ऐसा होने से उसके अंदर क्या होता है कि अपना जेंडर जो, जैसे मान लीजिए कोई मेल है, तो भगवान ने तो उसको मेल बनाया, मगर उस मेल में वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करती है, बॉडी चेंज होता है, बॉडी के अंदर फीमेल की फीलिंग्स ही आती है। अब वो करे क्या, तो ऐसी स्थिति है कि जेंडर चेंज करा दो, और जेंडर चेंज कर दो तो ये प्रॉब्लम तो है ही, आपको पता है सोशल मॉरल समाज थोड़ी मानता है इन चीजों को, क्या बात है, तो मुश्किल काम हो जाता है। तीसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरसेक्स होते हैं, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जिनका सेक्स ही इंटर होता है, बाहर होता ही नहीं, जैसे हिजड़े वगैरह में आप देख रहे हैं इंटरसेक्स है। क्वेयर, कई ऐसे होते हैं क्वेयर जो आइडेंटिफाई नहीं होता, जिनका सेक्स आप वो पता नहीं चलता मैं क्या हूं, मतलब उसको, और ये बहुत खतरनाक होते हैं क्वेयर जो होते हैं। वो इतनी स्थिति खराब होती है कि वो आदमी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर देता है वो, क्योंकि वो अपने आप को इतना अनकंफर्ट फील करता है, मैं मेल भी नहीं हूं, मैं फीमेल भी नहीं हूं, और उसमें फीलिंग्स हैं वो, क्यों हम फीलिंग्स से जीते हैं, वास्तव में बात ये है हम फीलिंग्स से जीते हैं, और वो फीलिंग्स उसमें वो कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाई,
तो वो आदमी क्या कर सकता है? वो मेल है फीमेल, क्योंकि आदमी अंदर से मरता है। सेक्स मैंने कहा इंटरनल है, ये है, तो फिर उसको तो आदमी क्या करेगा? या एले है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एलजीबीटी जो आईक्यू है, ये आपस में यदि इंटरकोर्स करते हैं, ये देखो बाहर से कुछ भी हो, इंटरनली मान लीजिए ये मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल ये कुछ करे, या कोई मेल एनिमल से या एनिमल मेल से करे। एनिमल मेल से नहीं करता, वो इतना स्वाभाविक है, मगर कोई मान लीजिए मैन या कोई फीमेल एनिमल से करती है, दैट इज कंप्लीटली अननेचुरल सेक्सुअलिटी मानी जाएगी, और अननेचुरल सेक्सुअलिटी में ऑफेंस होगा, अपराध होगा, और 10 साल की सजा होगी। ये विक्टोरियन मोरलिटी कहती है, ये हमारे इंडियन पेनल कोड कहता है। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा, यदि ये भी मेल फीमेल से करता है, फिर भी यदि वो गलत तरीके से करता है, ओरल है वगैरह है, जो जिस प्रकार के आज के युग में बहुत सारी, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की कोई करतूत करता है, तो विद्यार्थियों वो भी अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस की परिभाषा में आएगा और अपराध माना जाएगा। ये कानून बना, माना जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों में ये सबसे पहले, आपको पता, बगरी एक्ट बना था, एक 1533 के आसपास बगरी एक्ट बना था, जिसमें अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस को फांसी दी जाती थी। हेनरी अष्टम के काल में बना था। 1863 में इसे और मजबूत बनाया गया, एलिजाबेथ के काल के अंदर, एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। उसके बाद 1817 में ओरल सेक्स को खतरनाक तरीके से बैन किया गया, मगर ये धीरे धीरे चेंज होता गया, और 1867 के अंदर विद्यार्थियों, ये जो प्रावधान था ये यूके का है, मगर यूके ने 1967 के अंदर इसे खत्म कर दिया। वैलिड मान लिया कि आप जानो, आपका काम जो करना चाहे वो मेल मेल, फीमेल फीमेल, हम उसमें कुछ नहीं मान। हाँ, एनिमल्स वाला एक्टिव वहां है, आप गलत है, वो गलत है कि एनिमल आपका कोई मांगता जो नहीं है, उसके साथ यदि कोई गलत होता है तो वो एक अपराध है, क्राइम माना जाएगा, सीधी सी बात। हाँ, उसमें 2 शर्त है, वयस्क होना चाहिए, जो उम्र है वो वयस्क होनी चाहिए, और दूसरी बात सहमति होनी चाहिए। 2 चीजें इसमें शर्त है, वो चलती है। इंडिया में ये कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि हमारी इतनी सिंपल सी बात है, हमने चेंज किया ही नहीं। 157 साल बीत गए। आज तो कितने हो गए आप देख लीजिए, के आज तो 5 साल और ऊपर हो गए। ये 2018 के बाद की मैं बात करूं, जब हमने वैलिड माना है, तो 162-63 साल हो गए, हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब आप कहेंगे साहब ऐसा होता है, इसकी क्या गारंटी है कि ये भी ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं। विलियम हॉकिंस का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक। विलियम हॉकिंस ने कहा कि आदमी, प्रत्येक आदमी पैदाइशी होमोसेक्सुअल होता है, पैदाइशी होता है। और मैं आपको साइकोलॉजी की बात करूं, बहुत सिंपल बात, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से बात करूं, तो मैं आपको कहूं कि भाई, जब हम छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, देखो सेक्स की प्रक्रिया जो है, सेक्स का मतलब कि फिजिकल रिलेशन है नहीं। आप इतना कम से कम मेहरबानी करके आपके दिमाग में रखना, ये एक अट्रैक्शन है, एक ओरिएंटेशन है, एक आमुखीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये नेचर के अगेंस्ट में नहीं है तो अननेचुरल है, और नेचर के फेवर में है, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, यदि बेटी है या बेटा है, तो उनसे आप कभी पूछते हैं, छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा किससे शादी करेगा, तो वो कहता मम्मी से करूंगा। और बिटिया से पूछते हो, बिटिया किससे शादी करेगी, पापा से करूंगी। अब उससे कोई, आप समझ रहे हैं वो क्या है उसका, वो ओरिएंटेशन है उसका। पापा उसे अच्छे लगते हैं, मम्मी उसे अच्छी लगती है, और उसको कोई लिंक नहीं है, बस इतना सा ही। जब वो 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो आप देखो गली के अंदर, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, गली के अंदर आप देखिए, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती है। 6, 7, 8 साल का लड़का और लड़की साथ नहीं खेलते, पता नहीं उसमें क्या एक प्रकार का विशेष सोच आता।
कोई मतलब नहीं। 7-8 साल का लड़का कुछ गलत चीजों में नहीं समझता, सही में कुछ में गलत सही की बात करें तो वो एक और बात हो जाएगी, व्यक्तिगत बातें हो जाएगी। मगर बात यह है कि जो वो कुछ नहीं समझता, फिर भी वो लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती है। इसका मतलब हमारे माइंड के अंदर सेट में होमोसेक्स एक प्रकार का लड़के लड़के के प्रति अट्रैक्शन हुआ ना। अब उसमें उस समय किसी व्यक्ति का किसी रीजनवश कोई कारण से वो 13-14 साल का जब लड़का होता है, उसके बाद तब आपको पता है फिर लड़की की तरफ वो आकर्षित होता है, मगर वो अलग चेंज हो जाती है, वो बात अलग है। तो वो लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, ओरिएंटेड होती है, वो किसी का डिस्टर्ब हो जाता है। बात ये है। और वो जो है सेम अट्रैक्शन ही बना रहता है। अब उनके साथी हैं वो तो अपने आप में अट्रैक्ट होकर अपने अपने तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बंदा वहीं रह जाता है। अब उसकी भी तो लाइफ है ना, राइट तो उसका भी तो है ना, राइट उसका भी है ना। और वो सेम सेक्स अट्रैक्शन उसको, अब हमारा समाज तो इसको वैलिड मानता नहीं, इसलिए वो क्या होता है, वो विद्यार्थी निराशा का शिकार हो जाता है, वो उन्माद का शिकार हो जाता है, वो प्रताड़ित होता है, वो विपन्नता का शिकार होता है, वो दुख सहन करता है, वो अन्याय सहन करता है, वो निराशा का वादी हो जाता है, वो अपने आप में कंफर्ट फील नहीं कर पाता। मेरा कहने का मतलब वो कहीं भी ठीक से अपने आप को फीलिंग्स नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति उसके अंदर आती है। और दूसरा मैं एक और दृष्टिकोण आपको बताऊं, यदि कोई मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मगर मान लीजिए मेल टू मेल यदि कोई किसी के प्रति रिलेशंस है, मुद्दा आज का है मैरिज का है, मैं मैरिज पर जा रहा हूं, पहले थोड़ी सी ये बात कर लूं, तो उनमें बहुत सारी बीमारियों की संभावना भी रहती है, जैसे HIV हो जाता है, कैंसर की संभावना रहती है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ड्रग्स के लेने लग जाते हैं, एक मानव पेपिलिया वायरस होता है वो के शिकार होते हैं, हेपेटाइटिस गोनोरिया जैसी बीमारी हो जाती है। कई लोग इंजेक्टेबल सिलिकॉन लेते हैं जो ये नितंब वगैरह बनाने के लिए, फिर वो अनकंफर्ट फील करते हैं तो वो बॉडी के अंदर ये बनाना चाहते हैं, फिजिकली ग्रोथ जो है ये चाहते हैं, क्योंकि वह मेल है मगर वो फीमेल की उसके अंदर फीलिंग्स है, तो वो क्या करेगा, तो इंजेक्ट करवाता है वो, और उससे क्या होता है, सिलिकॉन इंजेक्ट से वो ग्रोथ तो हो जाती है मगर इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। सोसाइटी उसको एक अलग दृष्टिकोण से, अलग सोच से रखती है, अलग रखती है। अब ये अट्रैक्शन साइकोलॉजिकली, मैंने आपसे कहा ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई आपको बता दूं कोई ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट करके भी ये इलाज हो जाएगा, क्या है, ये विकलांगता नहीं है, ये विकलांगता नहीं है, ये लोग केवल ये है कि ये ना, ये ऐसा है कि भाई संगत का असर है, किसी के साथ रहता इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा भी नहीं है, इस साइकोलॉजिकल है। और हमारे कल्चर में देखें तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, खजुराहो के मंदिरों को, तेजोर के मंदिरों को, पूर्व के मंदिरों को आप देख लीजिए, अरावण देवता की बात देख लीजिए, बहुचारा माता का मंदिर आप जान लीजिए जो हिंडों की देवी है, कामसूत्र में इसके जिक्र मिल जाते हैं आपको, ऐसा हर कई जगह मिल जाएंगे। और मॉडर्न साइंस में WHO ने 1992 में ये कह भी दिया है कि ये जो प्रोसेस है मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, जो होमोसेक्सुअलिटी है, इस कंप्लीटली नेचुरल है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये मनोवैज्ञानिक सेक्स है, इसको किसी प्रकार से आप एबनॉर्मल नहीं समझे, ये नॉर्मल है। और भारत में भी ये मान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के लिए विशेष इक्वलिटी के राइट्स भी दे दिए गए, उनको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। 2018 के अंदर इनके बीच के संबंध को हमने ठीक मान लिया, मगर इसके लिए इन्होंने बहुत एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये बात हमें मेरी ख्याल से आज थोड़ी सी इस बात को समझना चाहिए कि ये मामला क्यों आया। ये एक एग्जाम सोशल मोरालिटी का और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, 497, एक बात आपको इंडियन पेनल कोड में आपने पढ़ा होगा, 497, ये विक्टोरियन मोरालिटी थी, सोशल मोरालिटी के हमारे साथ में एडजस्टेबल थी, क्योंकि मैंने कहा ये कोड है तो ये एडजस्टेबल थी। एडल्ट्री अपराध घोषित किया हुआ था,
हमने विद्यार्थियों एडल्ट्री को, जो साइन वाला मामला था केरला का, उसके अंदर एडल्ट्री को हमने अवैध वापस खत्म कर दिया। 496 को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबरीमाला के मंदिर, हमारी नैतिकता, इथिक्स जो है, सोशल मोरालिटी है, वहां भगवान अयप्पा के मंदिर में जब जाते थे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सबरीमाला का मामला जो केरला वाला था बड़ा चर्चा में रहा था, और अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 मेंबर जो जजेज हैं वो उसकी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर विचार कर रही है, रिव्यू कर रही है। नई बेंच बना रखी, पहले 5 जजों की बेंच निर्णय दे चुकी है। भगवान अयप्पा का जन्म हुआ है वो होमोसेक्सुअलिटी से हुआ है। भाई जिक्र ऐसा मिलता है ना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दिया और शिव उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, और दोनों के बीच रिलेशन से जो औलाद पैदा हुई वो भगवान अयप्पा है। आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आज भी उनके मंदिर के अंदर जाते हैं देखने के, दर्शन करने के लिए, तो 41 दिन का व्रत का पालन करना पड़ता है, और 41 दिन के व्रत का कंटिन्यू पालन महिला के बस की बात नहीं रहती है। आप समझ रहे हैं इन चीज को। हमारे यदि इथिक्स के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, तो इसलिए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। मगर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच, जिसमें एक महिला थी इंदु मल्होत्रा, उसने तो अगस्त में दिया। इंदु मल्होत्रा ने तो महिलाओं के अगस्त में फैसला दिया, 4-1 से फैसला आया था। दीपक मिश्रा साहब उसके मुखिया थे, और उसमें उन्होंने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी। लोगों ने विरोध किया। आज भी देखो, ये वो लोग हैं। कुछ मैंने आपको जब नारीवाद पढ़ा रहा था, मैंने कहा महिलाओं को आप सभी को एक कैटेगरी में रखकर नहीं देख सकते, आपको महिलाओं को कैटेगरी देखनी पड़ेगी। महिलाएं भी कुछ कैटेगरी हैं। एक महिला जो देवी का रूप है, एक महिला जो महिला है, एक महिला इससे भी और नीचे होती है ना, जिसने कभी मंदिर में अगरबत्ती नहीं की हो, कभी मंदिर में दर्शन नहीं किए हो, कभी मत्था ही नहीं टेका हो, मंदिर में सबरीमाला के मंदिर का केस लड़ने चले जाते। मंदिर में प्रवेश हमारा फंडामेंटल राइट है। कई बार ऐसा लगता है वास्तव में। और एक आधार केस हुआ था जिसमें तो आपको पता है प्राइवेसी को राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट प्राइवेसी। 9 जजेस बेंच, 21वीं सदी की सबसे बड़ी बेंच, 9 जजों की बेंच। JS खेर साहब हुआ करते थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 9-0 से फैसला दिया। मैं ये मानता हूं कि आज तक के दिए गए फैसलों में सबसे ज्यादा पक्ष में बहुमत था, तो 9-0 के बहुमत से दिया गया राइट टू प्राइवेसी। पुट्टू स्वामी का मामला जिसको बोलते हैं आप, 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और विद्यार्थियों, जो आधार एक्ट बना है उस एक्ट का सेक्शन 57 को उन्होंने अवैध घोषित किया था। जो पहले खड़ग सिंह और MP सिंह के केस को निर्णय था, उसको बदलते हुए उन्होंने राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में माना। ये सबको प्राप्त है ना, राइट टू प्राइवेसी है सबको, इक्वलिटी का अधिकार है, फ्रीडम का राइट है। अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। मेरी ख्याल से, मेरी सोच ये है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। 96 की बात है, और 96 में हुआ ये था, बहुत मैं साधारण बात आपको बताऊं तो, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है उसकी एक आकस्मिक जांच हुई। देखा गया कैदियों को पर, और उनको जब जेबें वगैरह संभाली गई तो कई कैदियों की जेब से कंडोम निकले। मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनना, आपको बात समझ में आएगी मामला क्या है, क्योंकि कई चीज का बैकग्राउंड पता नहीं है तो हम उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें, फिर मैरिज की बात करते हैं। अब जेल में आप और हम सब जानते हैं कि मेल के साथ मेल रहते हैं, फीमेल के साथ फीमेल रहते हैं, अलग अलग बैरक में रहते हैं, वो कोई एक बैरक में तो रहते नहीं। तो वहां कंडोम का यूज क्या है? कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि अपनी बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट करने के लिए मेल टू मेल और फीमेल टू मेल रिलेशंस बनाते, यानी वो लोग ये काम करते हैं।
ये कानून मना कर रहा है, क्लियर बात है। मुकदमा दर्ज हो गया और 10 साल की सजा हो गई। किस लिए? कि जेल के अंदर आप मेल टू मेल रिलेशंस बनाते हैं, इंटरकोर्स है, ये इंटरकोर्स कंप्लीटली अननेचुरल है। जेल हो गई तो मानवाधिकारों को लेकर एक काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था नॉज फाउंडेशन। मैं पॉलिटिकल के हिसाब से केस के नाम नहीं लूंगा, सिंपल बात में समझ में आ जाए। तो नॉज फाउंडेशन इस मामले को लेकर कोर्ट में चला गया। ऐसे ये मामला पहले जो लेके गई थी, इससे पहले वो एक एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन जिसका नाम है ABVA ने 1996 में भी एक वो याचिका पिटिशन लगा दी थी, मगर उसके पक्ष को माना नहीं गया और उनकी सजा को ऐसे ही रखा गया। तो 2001 के अंदर नॉज फाउंडेशन, जो नॉज इंडिया फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, वो कोर्ट में लेकर चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशन को रिजेक्ट कर दी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक्निकली ठीक नहीं मानते हुए वापस हाई कोर्ट में विचार करने के लिए कह दिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए वापस, और दिल्ली हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों 2 जुलाई 2009 को एक निर्णय दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए उन्होंने, फंडामेंटल राइट को आधार बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 377 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस पूरा नहीं, केवल इसके बीच के रिलेशंस। ये तो अभी भी 377 खत्म नहीं हुआ। मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल रिलेशन इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वेद हैं, ये गलत नहीं है, इस आधार पर सजा नहीं दे सकते। अर्थात LGBT को अपने राइट है, वो अपने हिसाब से जीवन जिए, उसको इक्वलिटी का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी उसका फंडामेंटल राइट है। वे विथ डिग्निटी जी सकते हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसे सजा नहीं दे सकते। और विद्यार्थियों जो थे वो फ्री हो गए। अब देश के अंदर बहुत बड़ी बहस चिढ़ गई कि देखो क्या हो रहा है, कोर्ट क्या बोल रहे हैं ये लोग हैं। भाई समाज में कोई ये बात करे कि मेल टू मेल रिलेशन और फीमेल टू फीमेल रिलेशन, तो ऐसा समझा जाता है कि ये इंसान है, गधा है। समझ, गधा भी तो नेचुरल होता है, ये तो पता नहीं क्या है, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। भाई एक सोच है, देखो हमारी, मैंने कहा है हमारी साइकोलॉजी पर इसका बहुत जबरदस्त असर है, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा कौन करे? 377 को वापस वैलिड करना है तो क्या करे? पार्लियामेंट वापस चेंज करे, कानून बनाए। पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी नॉज फाउंडेशन के फैसले को विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस याचिका को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कुमार कौशल ने। और सुरेश कुमार कौशल ने कहा कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है, दिल्ली हाईकोर्ट का, ये गलत है, इस पर विचार करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, ये फंडामेंटल राइट का नहीं है। अर्थात उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन नॉज फाउंडेशन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में डाली और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को विद्यार्थियों रिजेक्ट कर दिया। अर्थात वापस उसी स्थिति में 377 आ गया जिस स्थिति में पहले था। फिर बहस छिड़ गई इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि दुनिया में इस प्रकार के 132 देश तो मान चुके हैं होमोसेक्सुअलिटी को, और हम इसको वापस एक बार मानकर मना कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यूएनओ के ह्यूमन राइट चीफ जो हुआ करते थे नेवी पिल्ले, उन्होंने
ये कहा कि हिंदुस्तान वास्तव में आगे की तरफ नहीं, ये पीछे की तरफ ले जाने वाला फैसला है। और उस समय हमारी सरकार भी इस पर विचार करने लगी। उस समय आपको पता है कई लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की। अरुण जेटली साहब उस समय सरकार में नहीं थे, विपक्ष में। मैं 2013 की बात कर रहा हूं। ये दिसंबर 2013 का फैसला था सुरेश कुमार कौशल का मामला का। मैं ये याद दिला रहा हूं आपको डेट का, ताकि ध्यान रहे। अब इस समय एक शशि थरूर साहब ने प्राइवेट बिल भी रखा पार्लियामेंट में टीजी के राइट्स को लेकर, या एलजीबीटी जिसको अपन कहें, ट्रांसजेंडर उसका बिल का नाम था ऐसे। सुरेश कुमार कौशल के मामले को चैलेंज किया कुछ बड़े बड़े लोगों ने, जिसमें एक बड़ा नाम था नवतेज सिंह जौहर, भरतनाट्यम करता और पंजाबी, एकमात्र ऐसा भरतनाट्यम करता नाट्यकर्ता जो पंजाबी है, नवतेज सिंह जौहर। सुनील मेहरा, अमन नाथ, रितु डालमिया, आयशा कपूर, एक वो और आते हैं ना जो कई बार ये मैं वो देखता हूं उसको टीवी पर, एक और है वो भी कई बार कह चुके मैं गेम, है ना। तो ऐसे लोग जो वास्तव में होमोसेक्सुअल थे, इन्होंने कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन डाली, उपचारात्मक याचिका डाली और कहा साहब ये एकदम गलत है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठानी थी, सीधी सी बात है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मुखिया बने विद्यार्थियों दीपक मिश्रा। मैं बात कर रहा हूं नवतेज सिंह जौहर का मामला। इसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये होमोसेक्सुअलिटी को अब वैलिड बना रहे हैं। इसके अंदर नाम था नवतेज सिंह जौहर। सुरेश कुमार कौशल के मामले में 3 जजों का मामला था, ये 5 जजों की बेंच बिठाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई। फंडामेंटल राइट के जोड़कर इसको डिस्कस किया गया, संविधान की व्याख्या से जोड़कर देखा गया। दीपक मिश्रा साहब इसके मुखिया बने, नरीमन साहब, खानविलकर साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अब यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो मैरिज का मामला चल रहा है उसकी बेंच के मुखिया जो हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, जो वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब और इंदु मल्होत्रा, 5 जजों की बेंच बैठी और 5 ने 5-0 के बहुमत से निर्णय दिया। और उन्होंने कहा एलजीबीटी का जो राइट है दैट जो के उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, अर्थात ये पार्शियली जो ये बात जो कह रहा है 377 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इनको सजा नहीं दे सकते, ये अपनी मर्जी से जी सकते हैं, इनका अपना अधिकार है। अर्थात विद्यार्थियों एक ऐसी खिड़की खुली 2018 के अंदर जिसके तहत हमने होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड मान लिया, हमने समलैंगिकता को सही मान लिया, अपनी मर्जी से रहे, उनको प्राइवेसी का राइट है, उनको अपने साथ में रहने का राइट है, उसको जैसे रहना चाहे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीने का अपना अधिकार है, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिस्तर जो हैं, बिस्तर स्टेट नहीं होते, बिस्तर राज्य नहीं होते, ये बात रखकर उन्होंने अपनी बात कही। मामला बड़ा सॉलिड तो क्या बढ़िया हो गया, मतलब एक तरह से देखें तो ये बढ़िया हो गया। अब 2018 में जब ये केस चला था तब इसको तो ठीक मान लिया गया, वक्त के नजाकत है, समय के साथ बदलाव होना जायज सी बातें हैं और होता है, जिसमें कोई शक नहीं है। और इसमें एक बड़ा बदलाव आ गया। कब आया? अब ये बात समझिए जो आज का मुद्दा है, वो ये 2 व्यक्ति, एक का नाम है पार्थ फिरोज मल्होत्रा और दूसरे का नाम है उदयराज। ऐसी 20 पिटिशंस हैं, मगर मैं एक का एग्जाम्पल दे रहा हूं। दोनों ही समलैंगिक है, साथ में रह रहे, वैलिड है ना समलैंगिक। 2018 में हमने वैलिड मान लिया नवतेज सिंह जौहर के केस में।
अब 377 के तहत उसके ऊपर तो कोई इंडियन पेनल कोड लग नहीं सकता, अपराध है नहीं, वो मस्ती से रहे, खुले में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी फ्रीडम है। दोनों ने मिलकर हाई कोर्ट की तरफ गए, गे कपल। उन्होंने कहा साहब वो 17 साल से साथ रह रहे हैं। खास बात देखिए, कानून भले ही हमने वैलिड भले ही 5 साल पहले मान, आदमी तो रहने वाला वहीं रहेगा ना, तो हमने भले ही 5 साल, मगर वो 17 साल से साथ रह रहे थे। और खास बात देखिए, उन्होंने 2 बच्चे गोद लिए थे, उसकी परवरिश कर रहे थे। गोद तो हुआ नहीं क्योंकि हो नहीं सकता, राइट यही मांग कर रहा है। अब वो परवरिश कर रहे थे 2 बच्चों की। बच्चे तो नहीं हो सकते ना, आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में तो IVF भी नहीं हो सकती। साइंस भी क्या करेगा, वो भी तो नहीं जरूरी है। वो भी तो होने के लिए एक मेल फीमेल चाहिए, अंडज और शुक्राणु चाहिए ना, दूसरे से लेके करो, बात अलग है। वो इस बात को लेकर गए विद्यार्थियों हाई कोर्ट में, और ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट में इस प्रकार के पिटिशंस लगाए गए। और उन्होंने कहा कि साहब विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है उसके तहत हमें ये विवाह को वैलिड माना जाए, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा कि इसको शादी माना जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा था शादी क्यों माना जाए, क्योंकि बिना शादी के तो आप कैसे किसी को गोदनामा ले सकते हैं, कैसे संपत्ति हस्तांतरण कर सकते हैं, कैसे जो सोशल सिक्योरिटी है उसको आप कैसे प्राप्त करें। क्योंकि हमारे कानून जितने भी हैं, चाहे वो नरेगा से कानून के लगाकर, राइट टू हेल्थ से लगाकर कितनी भी योजनाएं चल रही है, टोटल मेडिकल हेल्थ बीमा फैसिलिटी में आपको पता है पति और पत्नी चाहिए, और पति और पत्नी का संबंध जो है वो विवाह के बिना नहीं हो सकता। तो आप कैसे मतलब रिलेशंस अपने साबित करें, क्योंकि वैलिड नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी वैलिड है मगर विवाह तो वैलिड नहीं है। अब आपको एक बहुत सिंपल बात बताना चाहूं, ऐसा नहीं है कि विवाह दुनिया में कहीं नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे देशों ने विवाह को वैलिड माना है। जैसे सबसे पहला देश है नीदरलैंड, जिसने 2001 के अंदर विद्यार्थियों इसको वैलिड मान रखा है। 2015 के अंदर आपको पता हो जस्टिस एंथनी केनेडी ने अमेरिका के अंदर विवाह को वैलिड मान लिया। बहुत सारे देशों ने, एक देश की बात नहीं है। और हमारे एशिया का एकमात्र देश ताइवान ऐसा है, प्रथम एशियाई देश है जिसने 2019 में वैलिड मान लिया, विवाह मान लिया उसको कि भाई विवाह वैलिड है, कर सकते हैं। अफ्रीकन देशों में दक्षिणी अफ्रीका ने मान लिया, यूरोपियन कंट्रीज और दक्षिणी अमेरिकी और अमेरिकन कंट्रीज ने तो बहुत सारों ने मान लिया है, उत्तरी अमेरिकन ने मान लिया लगभग 32 कंट्रीज प्रेजेंट टाइम। इंडिया है तो 33 हो जाएगा, नहीं तो 32 देश ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं होमोसेक्सुअल मैरिज को वो वैलिड बना रहे हैं, मान रहे हैं। ये केस जब अलग अलग कोर्ट में गए, अब बात सुनिए, तो उन्होंने कहा हमें मैरिज का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें करना चाहिए इस पर, क्योंकि 2018 में निर्णय दे चुके हैं, होमोसेक्सुअलिटी तो हम मान चुके हैं, तो मैरिज को भी मान लें। उन्होंने लोगों ने कहा भाई देखो हमारे को फंडामेंटल राइट है, बच्चा गोद लेना हमारा अधिकार तो नहीं है, मगर फंडामेंटल राइट में तो परिभाषित नहीं है, मगर लेना चाहिए, हमारा एक जीवन जीने का। घर हम खरीद नहीं सकते, लोन हम ले नहीं सकते, बीमा हम सकते, तलाक वगैरह को लागू होता नहीं है क्योंकि इसमें पक्ष कमजोर है, सीधी सी बात है, कोई भी आर्थिक सुरक्षा कुछ भी नहीं है। तो हमारे को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा मिले इसलिए विवाह माना जाए, विवाह होमोसेक्सुअल लोगों को विवाह की स्वीकृति दी जाए और भारत एक मिसाल बने, इसके लिए ये जरूरी। और ये दुनिया के लेवल पर भी कहा गया कि यदि भारत ऐसा करता है तो भारत एक बहुत बड़ी मिसाल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और आपको एक सिंपल बात और बताऊँ, आपको ये लगता है कि साहब ऐसे लोग हैं कि नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल, 2012 के अंदर विद्यार्थियों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपने आंकड़ों के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर ये मान चुका है कि भारत में 25 लाख होमोसेक्सुअल है।
और आपको बता दूं, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता जो वगैरह की रिपोर्ट एनजीओ वगैरह की, ऐसे नॉज फाउंडेशन वगैरह, इनकी जो रिपोर्ट्स आती है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास में 10% लोग ऐसे हैं, और 10% मानने का मतलब है 13 करोड़ के आसपास लोग ऐसे। आपको बड़ा अजीबोगरीब लगता होगा कि LGBTIQA+ जो है इतनी बड़ी है क्या? हाँ, हम नहीं है इसलिए आपको एक अलग व्यू लगता होगा, पर मैंने कहा कि हमें संविधान के हिसाब से सोचना चाहिए। विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया इस पर, उन्होंने कहा अलग अलग हाईकोर्ट में ये पिटीशंस आई है, हमें इस पर विचार करनी चाहिए। अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य सरकार का है, सरकार इसको मान्यता की पहल करनी चाहिए। विचार हुआ। होमोसेक्सुअलिटी, मैंने कहा भारत जैसे 133 देशों में वैलिड है, मगर 32 देशों में विवाह की वैलिड है। तो भारत को क्या वैलिड मानना चाहिए मैरिज या नहीं मानना चाहिए? यह बड़ा सेंसिटिव मैटर खड़ा हो गया। 15 अप्रैल 2023 का वो दिन जिस दिन एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। ऐसे मामला ये पहले पहुंचा, मगर 2021 के आसपास, फिर 2023 में ये सुनवाई के दौरान तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर 3 जजेज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर विचार करे। और विद्यार्थियों, जो ये समलैंगिक है, ये समलैंगिक को विवाह की स्वीकृति पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। संवैधानिक पीठ का मतलब आप समझ गए, पांच जजों की पीठ बैठी, और यह गठन किया गया 15 अप्रैल 2023 को। कैसे मामले आ रहे हैं आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जितने भी 20 पिटिशंस अलग अलग हाई कोर्ट्स में थी वो मंगाई गई एक जगह विचार करने को लेकर, और ये तय करने को लेकर कि भाई LGBTIQA+ जो है, समलैंगिक का मतलब LGBTIQA+, ऐसी कैटेगरी मैंने आपसे कहा है बनाओगे तो बहुत बन जाएगी, इसलिए मैं प्लस लगाकर इसको, और ये ऐसा ही बोला जाता है, लीगली ऐसा ही बोला जाता है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। पीठ ने यह तय किया कि हम 18 अप्रैल से कंटिन्यू इस पर सुनवाई करेंगे। अभी चल रही है ना, कल हमारे राजस्थान ने पक्ष रखा है, मना किया है कि आप मैरिज को वैलिड नहीं माने। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने कल, आज अखबार में, इसलिए मैं आज ये पक्ष बात कह रहा हूं कि करंट के मुद्दे पर थोड़ी सी बात की जाए। आपको अपने सोचने का तरीका क्या वास्तव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हमारी सोच जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं कोई, आप मेरे को कहीं भी सोशल या अनसोशल अनमोरल कुछ भी नहीं समझना है, केवल ये समझना है कि मैं आपको एक मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मामला क्या है, और कुछ नहीं। रोजाना सुनवाई होती है इस पर, सोच रहे हैं कितनी। और इसके मुखिया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, एक तो है DY चंद्रचूड़ साहब। याद रखना है ये नाम, जो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, मगर ये याद नहीं रखेंगे तो आपको कई जगह प्रॉब्लम आएगी। एक संजय किशन कौल है, कौल साहब, ये बड़े चर्चा में रहते हैं, इनका पक्ष मुझे लगता है कि थोड़े से ये दूसरी तरफ ज्यादा है। रविंद्र भट्ट साहब इस बेंच में हैं, और एक और है इसमें हेमा कोहली, और PS नरसिम्हा।
ये 5 जजों की बहस है। सरकार को अपना पक्ष रखना है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ स्टेट लड़ता है, ये मामला कैसा है, एक तरफ स्टेट है और स्टेट की तरफ से कौन लड़ता है, स्टेट की तरफ से लड़ता है सरकार का सॉलिसिटर या एडिटर, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं। तो सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले जो व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं 18, और इसके साथ और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने अपने तरीके से बातें रखने की बात कह रहे हैं। और 10 तारीख को तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार जो कमीशन बना हुआ है उसकी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है भाटी मैडम है, उन्होंने पक्ष रखा, इंदिरा भाटी करके हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कल, जिसको भी मैं आपसे बात करूंगा वो क्या रख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पिटिशनर है उनकी ओर से बड़े नाम है, एक है मुकुल रोहतगी साहब, एक है मेनका गुरुस्वामी, एक अपने कपिल सिब्बल, ऐसे लोग हैं जो उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं और रोज जिरह चल रही है। अब मामला मैरिज का है, होमोसेक्सुअलिटी तो वैलिड ही है, मामला है मैरिज का। विवाह जो है वो वास्तव में एक ऐसा संबंध है जो सामाजिक और कानूनी दोनों का निर्धारण करता है। इस कानूनी संबंधों का निर्माण जो है ये विवाह करता है, क्योंकि कानून में आप देखेंगे तो बहुत जगह पर, सब जगह पर बात है या तो मेल लिखा है या फीमेल लिखा है, वहां पर कहीं पर भी और नाम नहीं है। तो आप कैसे करेंगे कि ये इनको वैलिड, और आप वैलिड मानते हैं तो आपको सभी कानून बदलने पड़ेंगे। और लगभग ऐसे 162 कानून हैं जिसको आपको बदलना बस की बात नहीं है। इतने सारे कानून बदलना एक मतलब सिंपल सी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, लीगल एक देखें तो ये कोई कानूनी बात नहीं है। बदलने का काम पार्लियामेंट का है, बदले ना। और पार्लियामेंट किस लिए बनाई है? यदि कानून नहीं बदलेगी तो क्या बदलेगी? बदले वो बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर एक बहुत बड़ी बात है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को आपको बदलना पड़ेगा, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलना पड़ेगा, आपको एडॉप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा, आपको ससेशन एक्ट को बढ़ना पड़ेगा, आपको मुस्लिम पर्सनल लॉज एक्ट को बढ़ना, बहुत सारे पर्सनल लॉज को बदलने पड़ेंगे, आपको माइंस एक्ट को बदलना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री एक्ट को बदलना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा, आपको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदलना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट को बदलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कानून, जहां पे महिला पुरुष है वहां पर इसको रखना पड़ेगा ना, वहां पर आपको कुछ करना पड़ेगा, एक व्यक्ति लिखना पड़ेगा, उस व्यक्ति की परिभाषा में यह तय करना पड़ेगा। जो आपका सेकंड आर्टिकल है इस कानूनों का, उसमें लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति की परिभाषा के अंदर ये भी आएंगे, ऐसा लिखोगे तब वो अधिकार लेंगे। तो कोई आसान काम तो है नहीं, मैंने आपसे ये बात कही थी। तो तुषार मेहता साहब ने पहले दिन अपना पक्ष रखा 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। उन्होंने कहा साहब आप ये बताइए कि ये विवाह कोई को मानना या नहीं मानना, ये बात तय करने का काम है, इसमें अधिकार किसके पास है? इसमें अधिकार है विधायिका के पास। दूसरी बात, ये संवर्ती सूची का जो सब्जेक्ट है, ये संवर्ती सूची का विषय है, सब्जेक्ट नंबर 5 है, इसलिए स्टेट को पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। स्टेट भी तो अपनी बात कहे, राज्यों को पक्षकार बनाया क्यों नहीं आपने? पहले तो आप राज्यों को पक्षकार बनाओ। दूसरी बात, ये अधिकार जो है कानून निर्माण का, ये कानून निर्माण का काम है वो है विधायिका का, वो पार्लियामेंट का है, वो विधान मंडल का है। संवर्ती सूची में तो दोनों बना सकते हैं, मगर इस पर आप क्या कर सकते हैं? आप क्यों इस पर बात करें? दूसरा, इससे क्या होगा, जो पर्सनल लॉ सिस्टम है हमारे यहाँ पर, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, आपको समझते हैं ना, किससे रिलेटेड? विवाह, तलाक, गोदनामा, उत्तराधिकार, इनको लेकर अलग अलग कानून। जो पर्सनल लॉज है, वो पर्सनल लॉज आपको पता है कि कितने सारे खुल जाएंगे, उनकी खिड़की खुल गई तो फिर विवाद खड़ा होगा। दूसरा, इन लोगों को विवाह की स्वीकृति देने से हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारी परंपराओं का क्या होगा? ये हमारी परंपरा और संस्कृति के विरुद्ध है।
क्योंकि विवाह के लिए ऑपोजिट जेंडर का होना जरूरी है। देखो पक्ष सुन रहे हैं ना आप, जरूरी बातें हैं कि नहीं है, ऑपोजिट जेंडर जरूरी मानते हैं। और ये मैरिज एक्ट में लिखा हुआ, कोई मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये कानूनन बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो डिस्कस कर रहा हूं ये लॉ परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं। आपको इसको ये नहीं देखना है, आपको ज्यादा इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो ऑपोजिट जेंडर में होना चाहिए। दूसरा, आपने यदि इस प्रकार की बात को मान लेते हैं तो आपको पता है कि साहब कितने सारे कानूनों को बदलना पड़ जाएगा। व्यक्तिगत कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, कानूनों को बदलना पड़ेगा, सांस्कृतिक हिसाब से ठीक नहीं है, परंपराओं के हिसाब से ठीक नहीं है, राज्यों को पक्षकार आप बना नहीं रहे। दूसरा, आपका काम ही नहीं है, काम है वो विधायिका का है, उसको काम करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर सुनवाई करनी नहीं चाहिए। और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तुषार मेहता साहब ने कही कि आप ये बताइए साहब, ये जो लोगों की सोच है ये तो उन लोगों की है जो आजकल पैंट पहन के घूम रहे हैं। ये तो शहरी अभिजातीय वर्ग के लोगों की सोच है, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मेल टू मेल हमारा राइट है, फीमेल टू फीमेल हमारा राइट है। लोग तो और संस्कृति है ना, उसका क्या होगा, ये सब सिस्टम को बिगाड़ देंगे। फिर आप थोड़ी बहुत तो उस पर भी सोचना चाहिए ना आपको, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुषार मेहता साहब ने यह पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कहा वो ठीक है, ठीक है, बात दोनों ही कहते हैं तो ठीक लगती है, तब सुनता है जज ऐसे तो रोक देता, रुक जा भाई क्या है, क्यों टीटी कर रहा है, मतलब का बैंड बजाना आया गया। मुकुल रोहतगी साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मुकुल। अब देखो मैं सेकंड पक्ष की बात कर रहा हूं, आप सोचिए। उन्होंने इन लोगों की तरफ से ये पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 है वो अधिकारों की गारंटी देता है और गारंटर सुप्रीम कोर्ट है, आपको इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, रोकने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इन लोगों के अधिकार नहीं है क्या? और दूसरा, हम इंडियन पेनल कोड के अंदर 377 के अंदर तो पहले भी इसको वैध मान चुके हैं, तो इसकी खिड़की तो खुल चुकी है। दूसरा स्टेज है आपको मैरिज की स्वीकृति, समलैंगिक तो आप वैलिड मान ही रहे हैं, तो मैरिज क्यों नहीं मान रहे हैं? मानना चाहिए। दूसरा, आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारा हेल्थ इश्यू है, मेडिकल इश्यू है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक वैधानिक कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट को आपको बदलना है, वो वैधानिक कानून है, जबकि इनका जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कानून बड़ा है या संविधान बड़ा है? संविधान बड़ा है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, कानून बदलने का काम है तो पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट का काम क्या है? विवाह वास्तव में कोई एक घटना नहीं है, विवाह अधिकारों का गुलदस्ता है। विवाह से बहुत सारे राइट्स तय होते हैं, अधिकारों का गुलदस्ता है विवाह। उन्होंने कहा, मेनका गुरुस्वामी ने यह पक्ष रखते हुए उन्होंने बात की। बैंक में जाना है, आपका कौन, वो क्या कहते हैं उसको, शेयर होल्डर दिखाना पड़ता है। LIC में जाइए, हेल्थ इश्यू को लेकर जाइए। दिन प्रतिदिन का काम जो है वो मैरिज के साथ जुड़े हुए, पत्नी और पत्नी के साथ जुड़े हुए। और ये लोग अपना जब साथ साथ में जी सकते हैं मेल टू मेल, तो इनका क्या राइट नहीं है कि इनको भी ये अधिकार मिले? भाई इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इश्यू, सामाजिक सुरक्षा भी तो कोई बड़ी बात है, जैसा हमारे गहलोत साहब ने करके, इस पर तो विचार करना चाहिए। अब आप समझ गए कि मामला बड़ा टेढ़ा। पहले दिन की बहस की बात कर रहा हूं, 18 अप्रैल की बात कर रहा हूं। एक बात। दूसरा, अब अपन अपनी तरफ से बात करें। मान ले, अपन इनको मान लेते हैं कि भाई इनको भी वो अधिकार मिल जाए। क्या अधिकार मिल जाए? उत्तराधिकार का अधिकार मिल जाए, विवाह में संपत्ति के राइट से रिलेटेड मिल जाए, गोद लेने का अधिकार मिल जाए, तलाक में जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो मिल जाए, ये इनको भी मिल जाए। तो एक बात बताइए, गे यदि बच्चों को गोद लेंगे, गे बच्चों को गोद लेंगे, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा?
सोचे ना भाई बच्चों का क्या होगा। दूसरा, व्यक्तिगत कानून जो हैं और हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनका एक बहुत ही नाजुक संतुलन हमारे देश में देखने को मिलता है। यदि आप इसको मान्यता देते हैं तो वो संतुलन बिगड़ेगा 100%। क्या होगा? तीसरी बात, ये केवल इलीट वर्ग की सोच की बात है। अब मैं ये कह रहा हूं ना आपको, ये मतलब एक सिंपल सी बात, मैं जनरली एक बात है, कानून बनाने का काम संसद का है, यहां सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, न्यायिक सक्रियता को ज्यादा ही दिखा रहा है। नागरिक का प्रकृति के साथ जुड़ाव का मामला है। अब कोई आदमी मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, ये अपने आप में एक अलग बात रखता है। तो क्या ये ठीक मान लेने से कुछ गलत असर नहीं पड़ेगा उन बच्चों पर, गोद लेने वालों पर, विवाह पर, हमारी पर्सनल लॉ पर, हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बात बहुत स्पष्ट कर दी और मैं आपको बहुत सिंपल बात तरीके से बात बताऊं। देखो, ये कह रहे हैं कि बच्चे गोद ले ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे गोद लेने वाले भी जो हैं बच्चे भी समलैंगिक होंगे। ये किसने कहा है? बच्चे भले ही शादी करें, भले ही वो बच्चे गोद लेने वाले उसका पालन पोषण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए बच्चे यदि आराम से दूसरी मैरिज करे, अपने हिसाब से जो है हेटेरोसेक्सुअलिटी में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कब मना कर रहे हैं? दूसरा, आपको बात बता दूं कि जो सामाजिक मूल्यों की बात है या उसके नाजुक संतुलन की बात है, यदि एक कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थियों, ये तो संतुलन आपने कोई पहली बार तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। ट्रिपल तलाक को पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, फिर आपने ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया। ट्रिपल तलाक का कानून कोई आपने जो तलाक के बिद्दत को जो आपने क्राइम घोषित किया है, जो आपने दांडिक विधान माना बनाया है, वो दांडिक विधान कोई आपने मर्जी से नहीं बनाया, विधायिका ने थोड़े बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपने अप्लाई करने के लिए उस पर ट्रिपल तलाक लॉ बनाया आपने। 2017 में आपको पता है डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक के अवैध घोषित करने को, शायरा बानो का केस जिसको अपन कहते हैं। दूसरा, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं इलीट वर्ग का है। आप छोटी सी बात सोचिए, इलीट वर्ग का मामला कैसे है? होमोसेक्सुअलिटी साइकोलॉजिकल, ये कुछ ये शौक थोड़ा ही है कि पूरा कर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ा ही कि कोई पार्टी है, ऐसा थोड़ा ही है, ये कोई रोग थोड़ा ही है कि भाई यहां फैला हुआ है। ये बायोलॉजिकली है, ये मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि ये कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनों को बदला है। संसद के यदि ठीक नहीं है तो फंडामेंटल राइट को वास्तव में देने का अधिकार है वो किसको? और आप जब इन समलैंगिकों को मान्यता दे चुके हैं संबंधों की, तो संबंधों के बाद अगला कदम है वो विवाह को मान्यता। आपने खिड़की खोली है ना पहले, तो अब दरवाजा खोलो। हाँ, उस भाई आप कुछ चीजों में आपने अपनी शर्त रखी है, टीएनसी अप्लाई रखिए, क्या प्रॉब्लम है? और यदि कोई ऐसी परंपरा, यदि ऐसी कोई मान्यता, ऐसी कोई वैल्यू आपकी जो सोसाइटी के अंदर, सोशल मोरालिटी के अंदर आपने परंपराओं से चली आ रही है और आज वो सही नहीं है, तो उसे बदल देना भी ठीक है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ है यदि कोई परंपरा, तो उसे तो वो अवैध है। यदि आप ऐसे परंपराओं को ठीक मानोगे तो बाल विवाह भी ठीक है, मृत्यु भोज भी ठीक है। किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाली यदि कोई परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, दैट इज रॉन्ग, उसको तो बदल देना चाहिए। और होमोसेक्सुअलिटी आपका अपना राइट, उसका राइट है, विवाह अधिकारों का पुंज है। यदि उसमें बहुत सारे अधिकार जुड़े हुए हैं उनके, तो आपको इनको अधिकार प्रदान करने चाहिए। और दूसरा, यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, सोच मान लें, तो सरकार ये बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ये बता दे कि इन लोगों के लिए, होमोसेक्सुअल के लिए सेम सेक्स मैरिज जो हैं, इन सेम सेक्स मैरिज वाले लोगों के लिए आप बताइए, आप उनकी बेहतर जिंदगी के लिए क्या करा, आप कौन से कदम उठा रहे हैं? और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है
सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मई तक उन्हें यह जवाब पेश करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता, इस पर उन्होंने पक्ष भी पेश कर लिया। उन्होंने कहा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हम एक कमेटी गठित करेंगे, वो उस पर विचार करेगी और ये होमोसेक्सुअल लोग हैं वो उन पर अपना पक्ष रख सकते हैं, ये उन्होंने बात भी कही। हम किसी भी में सेम सेक्स मैरिज को यदि हम माना, होमोसेक्सुअलिटी सेक्सुअल मैरिज को यदि आप वैलिड मानना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट में तो माना कि इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप मानता है करनी पड़ेगी, क्योंकि विरासत कानून बदलने पड़ेंगे, मेंटेनेंस को बदलना पड़ेगा, गोदनामे को बदलना पड़ेगा, इससे जुड़े हुए जो मसले हैं उनको बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और कानून को ठीक करने का काम जो पार्लियामेंट का है, विधायिका का है, उसे वो काम करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का मामला है ये इन लोगों के, एलजीबीटीज के, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसे केवल ये बात कहकर कि साहब इससे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक नहीं है, ठीक और सही या बहुमत तय नहीं करेगा। ये मेजोरिटी कोई है, ये मेजोरिटी के हाथ में घातक हथियार नहीं पकड़ा सकते कि किसी के अधिकारों का वो उल्लंघन करे, हम ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात की अनुज्ञा नहीं देती, परमिशन नहीं देती, छूट नहीं देती। और आपको बता दूं, भारत में शादी से जुड़े हुए लगभग 3 दर्जन से ज्यादा कानून है, जिसमें मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल लिख रखा है। तो उस पर उनको वास्तव में सीधी सी बात है, संसद को इस पर विचार करना चाहिए। भाई क्लियर है, आपको इन चीजों को तो आपको ध्यान आपको रखना चाहिए। और राज्यों की पार्टी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पार्टी बना दिया, और राज्यों को पार्टी बनाने के बाद में उनको नोटिस जारी कर लिया, जवाब मांग लिया। 7 राज्यों से ज्यादा ने, आज अखबार में आपने पढ़ा है, तो 7 राज्यों से ज्यादा ने जवाब दे दिया। राजस्थान ने कहा है कि नहीं होना चाहिए। अब वो अलग बात, राजस्थान के कहने से कुछ नहीं होता, मगर उन्होंने कहा है। ये ध्यान रखने की बात है कि समलैंगिकता कोई आप केवल उसको फिजिकल रिलेशंस देखें, केवल इनको एक ही दृष्टि से देखें, ये नहीं, ये भावनात्मक सा इसमें ज़्यादा है, फिजिकल रिलेशंस इसमें कम है। और पीठ कहीं पर भी मैंने बहस जो पिछले 10 तारीख तक की जिसमें देख रहा हूं, उसमें कौल साहब ने 1-2 बार थोड़ा बहुत ऐसे कमेंट, किसी पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर कमेंट करना मेरा कोई राइट नहीं है, ना मेरी कोई इतनी औकात है, ना मेरी इतनी कोई हाइट है, ना मेरी कोई सोच है। और सीधी सी बात है, न्यायपालिका हमारे लिए, मेरा ये मानना है कि एक वो सम्मान है, वो ताज है, जिसके प्रति हमें सबको गर्व फील होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे कोर्ट के प्रति, तो मेरे देश का जितना कोर्ट बढ़िया है उतना बढ़िया कुछ नहीं है। और कोर्ट ये मान चुका है कि भाई समलैंगिक बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, ये बात तो मतलब कोई बेतुक की बातें हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कौल और भट्ट ने कहा है कि ये केवल आपको ये विवाह की मान्य, हमें केवल अभी जो डिस्कस करना चाहिए, भट्ट साहब और कौल साहब ने कहा, हमें केवल स्टार्ट में विचार करना चाहिए, वो केवल इस बात को ध्यान में रखना करना चाहिए कि केवल मैरिज दी जाए, नहीं की इनको वैलिड माना जाए नहीं माना जाए मैरिज को। हमें इस पर ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि इससे कितने पर्सनल लॉज में सुधार करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये बात आपको हमें विचार करनी नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट से वंचित संसद भी नहीं कर सकती कानून बनाकर, कभी नहीं कर सकती, पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं कर सकती, तो कैसे होगा। और हमें केवल और केवल इन जटिलताओं को देखते हुए संसद पर छोड़ देना चाहिए मामला। ये भी सरकार भले ही कितनी भी बात करे, मगर ऐसे छोड़ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोगों के अधिकारों का मामला है, इन लोगों के अपना राइट है, उसको आप कैसे छोड़ दें। मैं आपको बता दूं, ऐसा हो जाता है तो एक बहुत सारे कानून बदलना पड़ेगा। मूड स्विंग जो होगा जो वास्तव में वो बहुत सारी चीज़ों को ये बदल देगा, बहुत सारे कानूनों को बदलेगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये फैसला जितना आपको अभी मेरे वीडियो अभी देखकर आपको लगता है कि
बहुत सिंपल बात है, उतनी नहीं है। मैं रिजल्ट कहीं नहीं दे पा रहा हूँ, आपको समझ रहे हैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मेरे दिमाग में रिजल्ट चल रहा है, मगर मैं दे इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि मामला कोर्ट में है, मैं कोई फैसला देने वाली अथॉरिटी नहीं हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकता। मगर एक बात आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार इस मामले में ये मान चुकी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जो याचिकाकर्ता जो लोग हैं वो भी अपना पक्ष वहां रख सकेंगे और मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाकर, क्योंकि विवाह के साथ बहुत सारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जितने डिपार्टमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स के साथ में ये कोऑर्डिनेट करके हमें फैसला करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल पूरी तरीके से सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है, इतना महत्वपूर्ण मामला है। भले ही तुषार मेहता साहब ने यह कहा हो कि बिना विवाह की मान्यता ही केंद्र सरकार, हम विचार कर रहे हैं इन पर, हम इनके कल्याण के लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ नया तरीका निकालेंगे कि इनको कैसे संयुक्त बैंक खाता खुला सकते हैं, किस प्रकार से एडमिशन, किस प्रकार से लोन लेना, किस प्रकार से नॉमिनी, ये हम तय कर लेंगे। मगर मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी इस पर डिस्कस बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15 और 19 को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। जब आप ये मान चुके हैं कि शादी एक अधिकार है, मैरिज एक आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, आप जानते हैं शादी आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, तो हेटेरोसेक्सुअल को भी 21 में यदि अधिकार मिलना चाहिए। हम ये जरूर मानते हैं कि शादी की जो बुनियाद है वो पर्सनल लॉज है, रीति रिवाज है, धर्म है, और इनकी तस्वीरें बदली है, समय समय पर बदली है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया, भले बदलाव वो विधायिका की तरफ से हो, न्यायपालिका की तरफ से हो, और विधायिका यदि नहीं कर रही हो तो न्यायपालिका इस पर अपना विचार रख रही है, डिसीजन दे रही, निर्णय दे रही है। और आपको पता है न्यायपालिका का निर्णय एज ए कानून होगा, पूरे देश में बाध्यकारी होगा, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, सबको मानना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि परिवार की संरचना बिगड़ेगी, जो हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रजनन होगा ही नहीं, आईवीएफ भी नहीं हो सकता इनमें। आपको पता, एक मामला दिमाग को मथने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है। आबादी पर असर पड़ेगा, और ऐसा होने लग गया तो एक के संरक्षण से दूसरे मिलेंगे। विवाह जैसा पवित्र बंधन है, उसकी कितनी बदनामी हो जाएगी सोच भी नहीं सकते आप, और मैं दोनों नहीं सोच सकते, कैसे सोच सकते। और कल 10 मई को जो मैंने कहा कि ये इंदिरा नहीं, ऐश्वर्या भाटी है या इंदिरा भाटी, नाम भूल गया मैं, जिन्होंने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पक्ष रखा उन्होंने ही वही बात कही जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी जो है उसकी बुनियादी संरचना बिगड़ जाएगी, वो वास्तव मेल और फीमेल के बीच की है। लिंग की अवधारणा अलग चीज है, मातृत्व की अवधारणा अलग चीज है, हमें इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। गोद लेने बच्चों को, इन होमोसेक्सुअल को गोदनामा करवाने से कल्याण पर गलत असर पड़ेगा, गलत असर होगा उसका। गोद लेना कोई, उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट नहीं है, बात ठीक कही, गोदनामा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बच्चों को इसमें ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। विवाह जो है वो मेल और फीमेल के बीच का ही होना चाहिए, इन्हीं को स्वीकृति मिलनी चाहिए। और यदि मान लो, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण तुषार मेहता साहब ने लास्ट में कहा कि यदि मान लीजिए आप आज कह रहे हैं कि इनकी मैरिज हो, मगर कल ये दोनों ही होमोसेक्सुअल किसी पंडित के पास, पुजारी के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी मैरिज करवा दीजिए, और वो मैरिज यदि नहीं करवाते हैं, मे बी पॉसिबल, नहीं करवाते हैं, तो क्या उस पंडित को, पुजारी को आप नोटिस जारी करोगे कि आपने न्यायालय की अवमानना किया, आपको सजा दी जाती है 6 महीने की, कोर्ट जो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा नहीं लगेगा? ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऐसे कह दिया था उस समय, चंद्रचूड़ साहब ने बीच में रोककर कह दिया तुषार मेहता साहब को कि देखिए ये विवेक और आस्था का मामला है, ये पुजारी पालन करे कि नहीं करे, ये उसका फंडामेंटल राइट है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहुत इस मामले पर मेरा ये मानना है, देखो कुछ भी माने, कोई कुछ भी माने, आज हम लोग वास्तव में मातृत्व के युग में नहीं जी रहे हैं, पेरेंटहुड हो चुके हैं,
आज हमारे लिए एकल परिवार, एक व्यक्ति को भी अपना फैमिली अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो दो साथ में रहें, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एकल हो गए आज हम। आज इस मामले पर खुले दिमाग से सोचना चाहिए, कानूनी हिसाब से सोचना चाहिए। और दुनिया के अंदर जब 32 देश इसको वैलिड मान चुके हैं और लगातार, मैं आपको देख रहा हूं, ये कोई पुरानी बात नहीं है। आप नीदरलैंड को देखें तो 2001 में था और आज आप देख लीजिए लगभग 32 देश इसको मान चुके हैं। अमेरिका जैसे देश मान चुके हैं बहुत सारे। तो हमें इन चीज़ों को हमारे हिसाब से गलत असर समाज पर भी नहीं पड़े, गलत असर संस्कृति पर भी नहीं पड़े, गलत असर हमारी व्यवस्थाओं पर भी, हमारा बेसिक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उस पर भी नहीं पड़े, मगर गलत असर सबसे जरूरी है कि संविधान की मूल अवधारणाओं पर भी नहीं पड़े, उनके राइट्स, व्यक्ति के अधिकार पर भी नहीं पड़े। ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए खुला फैसला, खुला दिमाग रख के कोर्ट को सोचना चाहिए। और मैं इस मामले में क्लियर हूँ कि फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, बहुत महत्वपूर्ण आएगा। और फैसला मैं सुना तो मेरे दिमाग में था, वो मैं कैसे सुना दूँ, ये बात तो देखो, पहले फैसला करना गलत है, मगर एक व्यक्तिगत सोच के हिसाब से कहूँ तो आप बात समझ चुके हैं। और 7 राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया कल दे रखी है, 10 तारीख को दे दी है। और राजस्थान इस होमोसेक्सुअलिटी का विरोधी है अभी तक की स्थिति में ये है, मगर वो बात अलग है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम इस पर कभी और डिस्कस करेंगे जब मामला आगे बढ़ेगा। मगर आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़कर यदि कोई मुद्दा आपके दिमाग में आ रहा है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए तो कमेंट करें। ज़रूर हम उस मुद्दे को लेकर जब भी आपके बीच जो महत्वपूर्ण हो, लायक हो, जो वास्तव में, ऐसा नहीं आप हर चीज़ को लेकर बैठ जाएं और कहे साहब इस पर भी डिस्कस करो। पॉलिटिकल मुद्दों पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कानूनी मुद्दे कोई हैं तो उस पर ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना बढ़िया लगता है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको शेयर कर दो, इसको ये कर दो, तो दिल में लगता है तो अलग बात है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जैसे चल रहा है वो अपने आप चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू। गुड डे।